Hello Bachabadi, welcome back to your channel Target 100 where we are trying to score 100 in social science. आज का वीडियो क्लास 10 के इकोनॉमिक्स के थर्ड चैप्टर पर बेस्ड है, मनी एंड क्रेडिट. सो लेट्स स्टार्ट. मनी एंड क्रेडिट. In this chapter we will try to understand different form of money, currency and the credit activities. इस चैप्टर में जैसे कि मैंने कहा पहले हमें मनी समझना है, तो फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज मनी. एक्चुअली मनी इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज. हाउ? बिकॉज इट एक्ट एज अ इंटरमीडिएट इन द एक्सचेंज प्रोसेस. व्हाट वी आर डूइंग विद दिस मनी? यूजुअली हम जब भी कोई सर्विस बाय करते हैं या कोई गुड्स बाय करते हैं तो वी नीड टू पे समथिंग. वट एवर वी आर पेइंग दैट इज मनी. लेकिन अर्लियर when we are not having this modern currencies, rupees, dollars, pounds, जब ये सब नहीं थे तो what we are doing? We are following a barter system. अब ये barter system क्या है? In this system, people exchange services and goods for other goods and services. यानी कि उस टाइम पे जब पैसे नहीं थे तो लोग क्या करते थे? अगर मान लो एक चीज़ का प्रोडक्शन मैं करती हूँ, एक चीज़ का प्रोडक्शन आप करते हो और हमें एक दूसरे की चीज़ की ज़रूरत है तो हम आपस में एक्सचेंज कर लेंगे. या उस टाइम के जो डॉक्टर थे, सो कॉल्ड वैद एंड ऑल, और वैद्य की सर्विसेज चाहिए उनको, तो वैद्य की सर्विस लेने के बदले में उनको कोई चीज़ दे दी जाती थी जिसका प्रोडक्शन हम लोग करते हैं. मान लो एक पर्सन है जो फार्मर है, वो वीट ग्रो करता है, उसको शूज़ चाहिए, तो वो क्या करेगा? वो कॉबलर के पास जाएगा, उसको वीट दे देगा और उसके बदले में शूज़ ले लेगा. और जो शू मेकर है उसको वीट मिल जाएगी और उसने शू दे दिया उसको, तो दोनों का बेनिफिट हुआ. इस सिस्टम में सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ होती है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स. यानी कि दोनों को एक दूसरे की चीज़ की ज़रूरत होना ज़रूरी है. अगर दोनों को ज़रूरत नहीं है, मान लो कॉबलर को वीट चाहिए ही नहीं, तो वो अपने शूज़ क्यों देगा? इन द सेम वे अगर फार्मर को शूज़ नहीं चाहिए तो वो कॉबलर को वीट क्यों देगा? यानी इस सिस्टम में सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स. दोनों को एक दूसरे की चीज़ या सर्विस की ज़रूरत होनी ही चाहिए. अगर नहीं है तो ये सिस्टम फेल हो जाता है. और इसी वजह से इसका सब्स्टिट्यूट ढूंढना बहुत ज़रूरी था. और वो सब्स्टिट्यूट क्या है? जो मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी है वो इसी बार्टर सिस्टम का सब्स्टिट्यूट है. स्टार्टिंग में जब ये बार्टर सिस्टम से पहले की अगर हम बात करें या उसी टाइम की बात करें, ऑलमोस्ट उस समय इंडिया में बेसिकली शुरुआत में बार्टर सिस्टम के जस्ट बाद शुरुआत में ग्रेन्स और कैटल का यूज़ होता था एज अ मनी. किसी काम के लिए ग्रेन दिए जाते थे या अपने कैटल्स दे दिए जाते थे. बाद में मेटालिक कॉइन्स आ गए. अलग अलग किंग्स थे, अलग अलग रूलर्स थे, उन्होंने अलग अलग तरह के मेटालिक कॉइन्स मार्केट में इंट्रोड्यूस किए. ये जो कॉइन्स होते थे गोल्ड से, सिल्वर से या कॉपर से बने होते थे, यानी प्रीशियस मेटल्स से बने होते थे. आपकी बुक में अगर आप देखेंगे तो इस चैप्टर के सेकेंड पेज पे साइड में बहुत सारे कॉइन्स की पिक्स बनी हुई हैं. यू शुड गो थ्रू विद दैट. उसमें बताया गया कि अकबर ने गोल्ड कॉइन्स यानी गोल्ड की मोहरें इंट्रोड्यूस की थी इंडिया में. इसके अलावा आप जब गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, क्योंकि ये डेफिनेटली प्रीशियस मेटल्स थे, तो ये भी लॉन्ग लास्टिंग नहीं थे और ये बेसिकली किसी पर्टिकुलर किंगडम में यूज़ होते थे. हमें इससे आगे बढ़ना होगा. अब बात जब कंट्रीज़ पे आ गई तो कंट्रीज़ ने एक नया सिस्टम शुरू किया मनी का, जिसको हम कहते हैं करेंसी. इंडिया की करेंसी क्या है? रुपीज़. अमेरिका की डॉलर. कहीं यूरो चलता है, कहीं पाउंड चलते हैं. तो अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग करेंसी चलती है. ये करेंसी बेसिकली क्या है? ये ऑथराइज्ड सिस्टम है मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए, जहाँ पर गवर्नमेंट ने अप्रूवल दिया है कि आप इस करेंसी को यूज़ कर सकते हो एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. जो मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी होती है उसमें बेसिकली दो चीज़ें होती हैं, पेपर नोट्स एंड कॉइन्स. हालांकि बाद में एक और चीज़ उसमें ऐड हो जाती है, डिमांड डिपॉजिट, जिसके बारे में मैं अभी आगे पढ़ाऊँगी आपको. फिलहाल हमें ये समझना होगा कि मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी में पेपर नोट्स और कॉइन्स हैं. यहाँ आपको बेसिक चीज़ समझ में आ रही होगी कि अभी हम कह रहे हैं पेपर नोट और कॉइन, और पहले क्या यूज़ कर रहे थे? कॉइन्स तो तब भी थे, लेकिन तब वो कुछ प्रीशियस मेटल के बने हुए थे. अब जो कॉइन्स यूज़ होते हैं वो किसी प्रीशियस मेटल के नहीं बने होते हैं. और पेपर नोट्स भी कोई बहुत प्रीशियस चीज़ नहीं है अपने आप में. हालांकि जैसे ग्रेन्स और कैटल्स की हम बात करते हैं तो वो भी अपने आप में प्रीशियस चीज़ें थी. जो मेटल, जिन मेटल्स का यूज़ कॉइन्स में होता था वो भी प्रीशियस होते थे. लेकिन जो मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी है
वो किसी प्रीशियस चीज़ से बनी हुई नहीं है। इसीलिए अक्सर यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न करेंसी। तो आपको बहुत नॉर्मल चीज़ें बतानी है कि जो ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ मनी है वहाँ पे कॉइन्स बनते थे प्रीशियस मेटल से। जो मॉडर्न करेंसी है यहाँ पर किसी प्रीशियस मेटल का इस्तेमाल नहीं होता। इसके अलावा जो ग्रेन्स और कैटल का यूज़ होता था उनका एवरीडे यूज़ भी होता था। हालांकि जो मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी है इसका खुद का कोई यूज़ नहीं है। ग्रेन्स और कैटल का तो अपना यूज़ है ना, कि अनाज खाना है, कैटल्स का यूज़ करते थे लोग डेली लाइफ में। लेकिन मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी यानी पेपर नोट का क्या करेंगे? जब तक उसे किसी एक्सचेंज में यूज़ नहीं किया तब तक खुद का तो उसका कोई यूज़ नहीं है ना, उस कॉइन का खुद का तो कोई यूज़ नहीं है, राइट। तो ये दो डिफरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट आ जाते हैं यहाँ पर। दूसरी बात, जो ट्रेडिशनल सिस्टम था वो किसी कंट्री की गवर्नमेंट से ऑथराइज्ड नहीं था, लेकिन जो मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी है ये गवर्नमेंट ऑथराइज्ड है, इसलिए इसको एक्सेप्टेंस मिलती है पूरी कंट्री में। कैसे मिलती है अब हम इसको समझते हैं। देखो, जो मॉडर्न करेंसी है इट इज़ एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिकॉज द करेंसी इज ऑथराइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ कंट्री। किसी भी कंट्री में जो भी करेंसी एक्सेप्ट की जाती है उसे उसी कंट्री की गवर्नमेंट ने ऑथराइज किया जाता है, ने किया होता है। जैसे हमारे यहाँ रुपीज़ को किसने ऑथराइज किया? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। लेकिन अमेरिका की गवर्नमेंट ने वहाँ पे डॉलर को ऑथराइज कर रखा है, राइट। तो हर कंट्री की गवर्नमेंट अपने वहाँ पे कुछ स्पेशल फॉर्म ऑफ करेंसी को ऑथराइज कर देती है। इंडिया में करेंसी को कौन इशू करता है? आरबीआई इशू करती है। आरबीआई करेंसी को इशू करती है बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। इसके अलावा किसी और ऑर्गेनाइजेशन को या किसी और इंडिविजुअल को देयर इज़ नो परमिशन, दे आर नॉट अलाउड टू एनी काइंड ऑफ issue currency, any kind of currency they cannot issue. Only RBI can issue this currency on behalf of central government, ठीक है। And according to the law, जो हमारी कंट्री का लॉ है, according to that law, the use of rupee as a medium of payment that cannot be refused in settling transactions in India means legally आप किसी को रुपी में पेमेंट करने के लिए डिनाई नहीं कर सकते। लीगली यू कैन नॉट डिनाई टू एक्सेप्ट पेमेंट इन रुपीज़, राइट। क्यों? क्योंकि ये लॉ कहता है। लॉ क्यों कहता है? क्योंकि ये करेंसी किसने ऑथराइज करी? गवर्नमेंट ने करी। तो गवर्नमेंट की बात को ओवर रूल करना तो डेफिनेटली इलीगल सिस्टम नहीं है ना, इलीगल हो जाएगा। इसीलिए क्योंकि गवर्नमेंट ने इस करेंसी को ऑथराइज करा है, इसलिए इस करेंसी में पेमेंट को आप रिफ्यूज़ नहीं कर सकते हो। और इसीलिए ये जो करेंसी है हमारी यानी जो रुपी है वो वाइडली एक्सेप्टेड मीडियम ऑफ एक्सचेंज बना हुआ है। अभी स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि जो मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी है उसमें पेपर नोट और कॉइन्स के अलावा एक और फॉर्म होती है, दैट इज़ डिमांड डिपॉजिट। अभी डिमांड डिपॉजिट क्या होता है उसको समझना ज़रूरी है। यूजुअली जब हम कह रहे हैं कि मनी जो है वो नोट्स और कॉइन्स के रूप में, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपकी पॉकेट में नोट्स और कॉइन्स नहीं है तो आपके पास मनी नहीं है, क्योंकि जो डिपॉजिट बैंक के पास होता है दैट इज़ अनदर फॉर्म ऑफ होल्डिंग मनी, राइट। यूजुअली क्या होता है, पीपल को जो डेली यूज़ के लिए कुछ ही करेंसी की ज़रूरत होती है, डे टू डे यूज़ के लिए, तो जो भी उनके पास एक्स्ट्रा कैश होता है वो बैंक में सबमिट कर देते हैं या बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनके पेरेंट्स की सैलरी भी डायरेक्ट अकाउंट में आती है, बैंक अकाउंट में आती है, तो वो एक तरह से बैंक के पास आपका डिपॉजिट हो जाता है। जो आपको चाहिए जब चाहिए आप निकाल सकते हो। बैंक क्या करता है, जो डिपॉजिट आपने उनके पास कर लिया उसके ऊपर आपको कुछ इंटरेस्ट भी पे करता है। तो इससे क्या होता है, जो डिपॉजिटर होते हैं उनका डबल बेनिफिट हो जाता है। एक तो उनकी मनी सेफ है, उसकी सिक्योरिटी, उसकी सेफ्टी को लेके उन्हें चोरी वोरी की कोई टेंशन नहीं है, राइट। और दूसरी चीज़ उन पे उनको इंटरेस्ट भी मिल रहा है। और तीसरी चीज़ जो सबसे बड़ा फीचर है, जब हमें ज़रूरत होती है, जब भी when we need to use that amount we can use to settle payments, we can use it to settle payments without using actual cash, got it। जब मुझे किसी को पेमेंट करनी है तो बिना एक्चुअल कैश का यूज़ किए मैं अपने डिपॉजिट अमाउंट से ही अपनी पेमेंट कर सकती हूँ, राइट। तो जो भी डिपॉजिट बैंक अकाउंट में होता है हमारा, उसको सिर्फ पेमेंट करने के लिए नहीं, जब मुझे डिमांड होगी तब मैं उसे विड्रॉ भी कर सकती हूँ। मुझे ज़रूरत पड़े तो मैं अपने डिपॉजिट को एटीएम से जाके निकाल लूँगी, चेक का यूज़ करके निकाल लूँगी, एटीएम पे जाके निकाल लूँगी, किसी भी तरीके से मैं अपने डिमांड
पे अपने डिपॉजिट को विड्रॉ कर सकती हूँ। इसीलिए इस तरह के डिपॉजिट को हम डिमांड डिपॉजिट कहते हैं। एक्चुअली कई तरह की डिपॉजिट्स होते हैं। अगर अपने पेरेंट्स से आप पूछो कि वो आपको बताएंगे इन चीज़ों के बारे में। फिक्स डिपॉजिट क्या होता है कि आपने एक पर्टिकुलर अमाउंट को एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए सबमिट कर दिया वहाँ पे, राइट, दैट इज़ फिक्स डिपॉजिट। उसको आप ये नहीं कि जब जरूरत है तब निकाल लोगे, नहीं, उसको तो फिक्स टाइम के लिए हमने रख दिया है। लेकिन इसके अलावा भी जो पेमेंट हम ऐसी सबमिट करते हैं जिसको हम ज़रूरत पड़ने पे निकाल सकें, उसे हम कहते हैं डिमांड डिपॉजिट। और डिमांड डिपॉजिट के कई फ़ायदे होते हैं। उन फ़ायदों में एक सबसे बड़ा फ़ायदा है चेक। ये एक अलग फैसिलिटी। अब ये चेक क्या चीज़ है? ये एक तरह से एक पेपर है जिसमें हम बैंक को इंस्ट्रक्ट करते हैं एक स्पेसिफिक अमाउंट को पे करने के लिए हमारे अकाउंट में से। उस चेक पे हम उस पर्टिकुलर पर्सन का नाम लिख कर देते हैं और बैंक को, यानी कि हम अलाउड कर रहे हैं, हम उन्हें इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि मेरे अकाउंट से ये स्पेसिफिक अमाउंट इस पर्सन को दे दिया जाए। दैट इज़ चेक। चेक की हो सकता है लीफलेट तो बहुत लोगों ने देखी होगी, चेक कैसा होता है। तो उसमें हम लिखते क्या हैं, आप नोटिस करो, आपका बैंक अकाउंट नंबर होता है आपके चेक के ऊपर, आपने जिसको पे करना है उसका नाम लिखा होता है, कितना अमाउंट पे करना है उसके वो अमाउंट लिखते हो और नीचे अपने साइन कर देते हो। तो यानी मैंने बैंक को इंस्ट्रक्ट कर दिया कि मेरे इस अकाउंट में से इस पर्सन को इतने पैसे दे दो, ठीक है। तो डिमांड डिपॉजिट जो है ये बहुत ही अच्छी फैसिलिटी है। विदाउट कैश हम अपनी करेंसी को, अपनी मनी को यूज़ कर पा रहे हैं। मतलब करेंसी तो हम पेपर नोट और कॉइन को कह रहे हैं, वो एक अलग जगह है। लेकिन डिमांड डिपॉजिट क्या है कि जो मैंने डिपॉजिट बैंक में कर दिया और डिमांड होने पर मैं उसे यूज़ कर पा रही हूँ, तो उस चीज़ को हम कहते हैं डिमांड डिपॉजिट, ठीक है। अब ये जो बैंक हैं, ये जो हमें हमारे डिपॉजिट के ऊपर इंटरेस्ट भी दे रहे हैं, हमारे पैसे को सिक्योर भी रख रहे हैं, ये इतनी सर्विसेज हमें दे क्यों रहे हैं, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। होपफुली आज हमने जितना पढ़ा आप सबको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा, और रियली समझ में आया तो एक लाइक तो बनता है। और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आपने अभी तक नहीं किया, और जिन्होंने किया हुआ है बेल आइकन को प्रेस करके रखें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी ही मिल जाए। तब तक के लिए बाय बाय।